Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Imran Sir from FEI. This class 10th history chapter number 5 print culture and the modern world. तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का और ये लास्ट लेक्चर भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, प्रिंट कॉमर्स टू इंडिया। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैन्युस्क्रिप्ट पुराने ज़माने से ही इंडिया में लिखे जाते थे अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें संस्कृत, पर्शियन या अरबिक वगैरह लैंग्वेज शामिल थी। तो प्रिंट आने के बाद भी वो जो चलन था वो जारी रहा। लेकिन अगर हम मॉडर्न प्रिंट की बात करें तो मिड 16th सेंचुरी में पुर्तगीज मिशनरीज ने प्रिंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अगर आपको याद हो, इंडिया को डिस्कवर करने वाला जो था उसका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था। तो इसका मतलब लास्ट डेकेड ऑफ 15th सेंचुरी। और मिड 16th सेंचुरी में धीरे धीरे प्रिंट वगैरह जो है इंडिया आने लगा और इसकी बेस सबसे पहले गोवा में बसाई गई। और सबसे पहली किताब भी कोंकणी लैंग्वेज में, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की, उसी में लिखी गई। और 1674 में तकरीबन 50 किताबें प्रिंट की गई कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में। तो जैसे मैंने कोंकणी पहले कहा गोवा की लैंग्वेज है, और कनारा जो है ये भी जो अरेबियन सी के मतलब वेस्ट साइड जो इंडिया का है, साउथ वेस्ट, तो वहाँ पे कनारा लैंग्वेज जो है वो कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इन दो ज़बानों में किताबें सबसे पहले प्रिंट हुई। उसके बाद कोचिन, जो कि केरला का हिस्सा है, 1579 में तो कैथोलिक प्रीस्ट जो थे वहाँ पे, उन्होंने तामिल बुक वहाँ पे उसको प्रिंट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1713 में जो कैथोलिक प्रीस्ट्स थे, उन्होंने सबसे पहली मलयालम बुक भी वहाँ पे प्रिंट की। तो अगर हम बात करें तमिल जो है वो लैंग्वेज है तमिलनाडु की, मलयालम जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज केरला की। और बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज, जो डच के लोग भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस की थी, तो उनके साथ भी मिशनरीज आए थे। उन्होंने तकरीबन 32 ओल्ड तमिल टेक्स्ट्स को 1710 में प्रिंट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी जो थे, उन्होंने वो एक जो मैगजीन है वीकली, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम था बंगाल गैजेट। ये एक प्राइवेट न्यूज़पेपर था या एंटरप्राइज थी। तो इसमें कोई भी रोल कॉलोनियल गवर्नमेंट का नहीं था। अगर हम बात करें उसमें एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आती थी, और जो बातचीत वगैरह कंपनी के ऑफिशियल्स वगैरह आपस में करते थे, उन चीज़ों का भी जिक्र इस न्यूज़पेपर के अंदर में किया था जेम्स हिकी ने। उसके बाद वैरन हेस्टिंग को जब लगा कि जो कंपनी ऑफिशियल्स की जो बातें वगैरह है ये पब्लिक नहीं जानी चाहिए, तो उसने फिर इसको बंद करवाया। मगर अगर हम बात करें फिर उसके बाद गवर्नमेंट मैगजीन्स वगैरह पब्लिश हुए, जो कि काउंटर अटैक थे प्राइवेट मैगजीन्स के। लेकिन साथ साथ में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंडिया में छपने लगे, खासकर बंगाल में। तो इसमें बंगाल गैजेट फिर गंगाधर भट्टाचार्य वगैरह ने इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर्स इंडिया में छपने लगे, लेकिन शुरुआत बंगाल से हुई। इसके अलावा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, जिस तरह से हमने बात की थी यूरोप में किस तरह से जो कैथोलिक चर्च था या रोमन कैथोलिक चर्च था उसके खिलाफ जो मार्टिन ल्यूथर थे, उन्होंने किस तरह से जब उन्होंने खुद पढ़ा बाइबल वगैरह के बारे में या बाइबल के बारे में, तो उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया जो वहाँ की क्लर्जी क्लास थी। इसी तरह से इंडिया में भी क्रिटिसिज्म का दौर शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, और दूसरी तरफ जो हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव्स थे या जो प्रीस्ट क्लास था, उन्होंने काउंटर आर्गुमेंट्स किए उन रिफॉर्मर्स को। तो रिफॉर्मर्स कहते हैं उन लोगों को जो चेंज लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नए आइडियाज़ वगैरह प्रिंट के ज़रिए शुरू हुए, जब न्यूज़पेपर्स वगैरह या मतलब हम कह सकते हैं किताबों वगैरह के ज़रिए आइडियाज़ वगैरह चेंज होने लगे, डिबेट्स होने लगी। तो बहुत सारी जो हम कह सकते हैं टॉपिक्स जिन पर डिस्कशंस वगैरह होने लगी, उसमें सबसे पहले विडो इमोलेशन था, जिसको हम सती सिस्टम बोलते हैं।
इंडिया में ये रूल था कि अगर किसी का हस्बैंड मरता था तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, उसके मतलब हस्बैंड की लाश के साथ। इसके अलावा मोनोथिज्म, एक ही गॉड को मानना। अगर हम बात करें इंडिया में बहुत सारे भगवानों को माना जाता है, तो ये भी एक चर्चे का विषय बना। इसके अलावा ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों प्रीस्ट बने या पुजारी बन सकते हैं। एंड आइडलेट्री, आइडल वर्शिप, जो भगवान या मूर्तियों वगैरह की पूजा होती है इंडिया में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स वगैरह होने लगे। अगर हम बात करें जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने 1821 से एक न्यूज़पेपर छपाना शुरू कर दिया जिसका नाम था संबद कौमुदी। ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसमें ये क्रिटिसाइज करते थे, जो जो कि मतलब सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे अपनी सोसाइटी में। इन्होंने एक मतलब रिफॉर्म मूवमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था, ब्रह्मो समाज, उसके तहत ये सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। इसके अलावा और दो न्यूज़पेपर्स 1822 में इंट्रोड्यूस किए, जिसमें जामी जहां नामा पहला उर्दू न्यूज़पेपर बंगाल में प्रिंट होना शुरू हुआ। इसके अलावा शम्सुल अखबार, ये पर्शियन लैंग्वेज में प्रिंट होना शुरू हो गया। इसी साल अगर हम बात करें गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार भी एस्टैब्लिश किया गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो चाहते थे कि हम अटैक करें जो ये प्रीस्ट वगैरह यहाँ पे अपने ही बातें मनवाते हैं लोगों को। तो उसके काउंटर अटैक में जो कंजर्वेटिव्स थे या प्रीस्ट्स वगैरह थे, उन्होंने और एक अखबार निकाला जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो उसमें अपोजिट ग्रुप क्रिटिसाइज करता था रिफॉर्मर्स को। इसके अलावा देवबंद सेमिनरी, इसको फाउंड किया गया 1867 में, जो कि एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जिस यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स वगैरह को दीन वगैरह सिखाया जाता है। तो इस देवबंद सेमिनरी में बहुत सारे जो मुफ्तीज थे, मुफ्तीज मुस्लिम स्कॉलर्स को कहा जाता था, जिन्होंने थाउजेंड्स फतवाज वहाँ पे मतलब मुसलमानों को वहाँ पे हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किए, जो कि मुसलमानों को जिन पर चलना है, उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरह के फतवाज वगैरह जारी किए गए। तो इसका फ़ायदा, प्रिंट का फ़ायदा ये था कि जो मुफ्तीज़ वगैरह ये फतवाज जारी करते थे, उस पर किताबें लिखी गई और उसके बाद प्रिंट होकर कंट्री के अलग अलग हिस्सों में ये फैलने लगी, ताकि तो सभी मुसलमान वगैरह इन फतवाज के ऊपर अमल करें। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रिंट ने एनकरेज किया लोगों को कि वो रिलीजियस टेक्स्ट खुद भी पढ़े, ताकि वो अंधेरे में ना रहे। अगर हम बात करें खासकर हिंदूज की, तो उनकी जो किताबें, रिलीजियस किताबें थी, पहले वो संस्कृत में थी, तो उसको फिर अलग अलग वर्निकुलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। अब लोग खुद भी ये टेक्स्ट खुद पढ़ सकते थे, अब वो अंधेरे में नहीं रह सकते थे। पहले पहले जो भी उनको प्रीस्ट्स कहते थे वो वही मानते थे, लेकिन प्रिंट ने यहाँ पर भी ये बहुत ही खूब काम किया। रिलीजियस टेक्स्ट रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों में ये रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह फैलने लगे, जिस पर डिस्कशंस, डिबेट्स, कंट्रोवर्सीज वगैरह लोगों के बीच होने लगी, अलग अलग रिलीजन्स के रिलेटेड। तो न्यूज़ पेपर्स कन्वेंट न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज। तो ये न्यूज़पेपर्स के जरिए जो खबरें एक जगह से दूसरी फैलने लगी, तो इससे क्या हुआ, पूरे इंडिया को मतलब हम कह सकते हैं यूनाइट होने में एक अहम मतलब किरदार इन्होंने अपनाया। अगर हम बात करें, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें भी प्रिंट का अहम रोल है, क्योंकि उससे पहले लोगों को पता नहीं चलता था एक जगह पे क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर्स वगैरह के ज़रिए, बुक्स वगैरह के ज़रिए जो आइडियोलॉजी वगैरह थी, वो लोगों को पता चलने लगी, नए-नए आइडियाज़ लोगों के सामने आने लगे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, अगर हम बात करें, नई-नई चीज़ें अब मतलब कंट्री में इंट्रोड्यूस होने लगी थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, नए-नए किस्म के जो हम कह सकते हैं रीडिंग वगैरह के लिए जो मटेरियल दस्तयाब होने लगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें, नॉवेल्स वगैरह इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस होने लगे। बहुत सारे लोगों ने, जो कॉमन लोग वगैरह थे, वो उनको पता था कि आम लोगों की इमोशंस वगैरह क्या होती है, तो उन्होंने इस तरह की नॉवेल्स वगैरह लिख डाली, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती थी और उनका टाइम पास भी अच्छे से होता था। तो अगर हम देखें, जो हम यूरोपियन नॉवेल्स की बात करें, तो इंडियन नॉवेल्स का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था।
तो बहुत सारी डाइवर्सिटी इसमें थी। अगर हम देखें इसके अलावा नॉवेल्स के अलावा भी और बहुत सारी लिटरेरी फॉर्म जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह भी पब्लिश होने लगी। तो उन सभी चीज़ों में एक्सप्रेस होने लगी ह्यूमन लिव्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स। तो पॉलिटिकल सोशल रूल्स शेप, तो इससे ये चीज़ें थी, मतलब अलग अलग हम कह सकते हैं चेंज होने लगी। तो इसके अलावा मार्केट में चीप कैलेंडर्स, सस्ते कैलेंडर्स वगैरह बाजार वगैरह में अवेलेबल होने लगे। जो लोग, गरीब लोग थे, वो उनको खरीद सकते थे, अपने दीवारों वगैरह पे वो सजा सकते थे या वर्क प्लेसेस पर। तो अगर हम देखें पॉपुलर आइडियाज, मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन वगैरह के रिलेटेड जो ये चीज़ें होती थी, वो लोगों को अब पसंद आने लगी। इसके अलावा पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा एंड अदर पेंटर्स, जो उनकी पेंटिंग्स वगैरह थी, विजुअल इमेजेस वगैरह, तो वो दस्तियाब थी अच्छे से मार्केट्स वगैरह में। तो उनकी सर्कुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छी होने लगी। इसके अलावा कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स, तो कार्टून मैंने पिछली बार कहा था, कार्टून हम यूजुअली किसी को भी मतलब चीज़ को बनाएंगे, चाहे बिल्ली को, चाहे कुत्ते को या किसी और को। तो कार्टून में इंसान की शक्ल भी बना सकते हैं, लेकिन वो किसी रियल पर्सन को पर्सनिफाई नहीं करता है। लेकिन कैरिकेचर्स अगर किसी की बनाई जाए, तो वो एक्चुअली में किसी को पर्सनिफाई करता है रियल लाइफ में। तो ये भी 1870s वगैरह में ये चीज़ें छपने लगी। इसके अलावा वुमन एंड प्रिंट, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वुमन और प्रिंट के बारे में। तो वुमन जो थी, उन्होंने उनमें खासकर मिडिल क्लास वुमेन जो थी, स्कूल्स वगैरह में वो जाने लगी, जो सिटीज़ वगैरह में एस्टैब्लिश किए गए थे। तो एजुकेशन उनमें थोड़ी सी आम होने लगी थी, जो खासकर बिग सिटीज़ वगैरह थी। तो इसके अलावा जर्नल्स वगैरह स्टार्ट होने लगे, जहाँ पे उन जर्नल्स में वुमेन्स के ऊपर बात होने लगी, या इसके अलावा उनकी एजुकेशन के बारे में। लेकिन जो कंजर्वेटिव हिंदूज वगैरह थे, वो समझते थे कि अगर हमने लड़कियों को पढ़ाया तो वो विडो हो जाएगी। विडो मतलब अ, उनका शादी के बाद उनका शौहर जो है वो मर जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम के दरमियान ये मतलब डर था कि जो वुमन है, अगर उन्होंने उर्दू रोमांसेस वगैरह पढ़े तो वो करप्ट हो जाएंगी। तो इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स क्रिएटेड, मतलब जो वुमेन्स के लिव्स वगैरह पे लिखी गई, उनके इमोशंस वगैरह पे लिखी गई। अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, तो बहुत सारी वुमेन्स के ऊपर जर्नल्स वगैरह लिखे गए, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। अगर हम देखें इन बंगाल एंड एंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता, तो वहाँ पे क्या हुआ। तो अगर हम बात करें बटाला, जो एक बहुत ही मशहूर जगह थी हुगली बंगाल में, जहाँ पे बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रिंट की जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो कहा जाता है कि बाय लेट 19th सेंचुरी, तो वहाँ पे जो बुक्स वगैरह वुड कट इलस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले कहा था चाइना में वो वुड कट इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल होता। इसके अलावा कलर्ड लिथोग्राफ्स, तो ये कलर्ड लिथोग्राफ्स में नीचे स्टोन या मेटल का कोई टुकड़ा रखा जाता था, जिस तरह से ग्रीस का इस्तेमाल हम करते हैं ना, किसी का इम्प्रेशन चीज पे आता है, तो उसी तरह से पेपर पे वो इम्प्रेशन आता था। तो पैडलर्स वगैरह जो आते थे, वो बटाला से किताबें लेते थे, और पैडलर्स गली गली गांव वगैरह जाकर वो किताबें वगैरह वुमेन्स वगैरह को बेचती थी, जो अपने लेजर टाइम में वो पढ़ती थी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो नॉवेल्स वगैरह थी वो एक्सप्रेस करती थी लिव्स एंड इमोशंस ऑफ वुमेन। तो इंटरेस्ट डेवलपमेंट वहाँ पे होने लगा वुमेन्स के बीच में। अब वो भी किताबें वगैरह पढ़ सकती थी, लिख सकती थी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देंगे, कैलाश बाशिनी देवी जो बंगाल की थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह खुद लिखे, अपनी किताब लिखी। इसके अलावा अगर हम देखें वुमेन्स इम्प्रिजमेंट होम्स, तो अगर हम देखें इग्नोरेंस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वुमन थी। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें उन्होंने लिखा कि अपर कास्ट वुमन किस तरह की मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं वहाँ पे। खासकर जो हिंदू अपर कास्ट वुमन है, तो उनको उनके घर वाले पढ़ने पढ़ने वगैरह या लिखने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे। अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले ही बात की थी कि हिंदुओं का मानना था कि अगर हम अपनी मतलब बेटियों को पढ़ाएंगे तो वो विडो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे रस सुंदरी देवी, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जुबान। तो बहुत सारी जो वुमेन थी, उन्होंने किताबें वगैरह लिखी, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस किया है, अपनी इमोशंस। इसके अलावा प्रिंट एंड द पुअर, अगर हम देखें
सस्ती किताबें अब मार्केट में आने लगी थी, क्योंकि गरीब जो थे बहुत सारे वो किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। अगर हम देखें मद्रास में लाइब्रेरीज़ वगैरह खोली गई, जो जिसको हम प्रेज़ेंट डे चेन्नई कहते हैं। तो वहाँ पे क्रॉस रोड्स मद्रास में काफ़ी ज़्यादा किताबें वगैरह बेची जाती थी। इसके अलावा 20th सेंचुरी में हमने देखा कि अर्ली 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज़ वगैरह वहाँ पे बनवाई गई, जिनकी लोकेशन अगर हम देखें सिटीज़, टाउन्स या प्रॉस्पेरस विलेजेस में थी। तो इसका मतलब ये था कि इन लाइब्रेरीज़ में जो गरीब लोग हैं वो आके पढ़ें। इसके अलावा प्रिंट मीडिया एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम देखें प्रिंट मीडिया ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ को भी आगे पहुँचाया, लोगों तक पहुँचाया। लेट 19th सेंचुरी में ज्योतिबा फुले लो कास्ट जो जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैगजीन वगैरह जो था उनका गुलामगिरी उसमें जिक्र किया, जो कि 1871 में उन्होंने पब्लिश किया था। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर, महाराष्ट्र के ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार जिसको मतलब उनका निकनेम था, तो उन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखा। तो लोकल पॉपुलर जर्नल्स क्रिटिसाइज्ड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स एंशिएंट के थे, एंशिएंट टाइम के, जिनमें ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अगर हम देखें प्रिंट एंड मिल वर्कर्स के बारे में, जो मिल वर्कर्स फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते थे, तो उनको भी, उनके पास भी जब कभी टाइम मिलता था तो वहाँ पे वो भी अपने बारे में या मतलब सोसाइटी के बारे में लिखते थे। जैसे कि यहाँ पे काशी बाबा कानपुर में वो मिल में काम करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कास्ट वगैरह के रिलेटेड लिखा, एक्सप्लॉयटेशन के और रिलेटेड लिखा। उनकी किताब का नाम था छोटे और बड़े का सवाल। इसी तरह और एक मिल वर्कर था जिन्होंने पोएम्स लिखी, सच्ची कविताएँ। इसी तरह से लाइब्रेरीज़ बनाई गई बंगाल में, ताकि जो वर्कर्स है काम के साथ-साथ वो पढ़ भी सके। तो ये इनको किसने तैयार किया था, इन लाइब्रेरीज़ वगैरह को एस्टैब्लिश किसने किया था? एजुकेटेड मतलब जो हम कह सकते थे जो वेल टू डू लोग थे, वो समझते थे, जो या सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो समझते थे कि जो ये वर्कर्स है काम के बाद ये शराब वगैरह के ऊपर ना जाए या शराब वगैरह इस्तेमाल ना करे। उसके बदले अगर ये लाइब्रेरी जाकर किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उससे सोसाइटी का ही भला होगा। इसके अलावा प्रिंट एंड सेंसरशिप, तो प्रिंट और सेंसरशिप का गहरा नाता है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, यूरोप में जब मार्टिन लूथर वगैरह ने, या मैंने एग्जांपल वहाँ पे दी थी, जो वो इटली का मिलर था जो आटा पीसने वाला था, उसने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था जो कैथोलिक चर्च वगैरह था, फिर उनके खिलाफ उन्होंने किस तरह से क्रिटिसिज्म किया। तो इसी तरह से सेंसरशिप जब भी गवर्नमेंट वगैरह को लगता है, या जो हम कह सकते हैं क्लर्जी क्लास या प्रीस्ट क्लास होता है, उनको जब लगता है कि कोई हमें हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें काफ़ी सारी जगहों पे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे इंडिया में, उनको पहले-पहले ये एहसास नहीं हुआ कि कोई हमें मतलब यहाँ पे प्रिंट के ज़रिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा-सा इसमें प्रेस लॉ बनाने की कोशिश की थी जी गवर्नर जनरल बेंटिक ने 1835 में। फिर उसके बाद थॉमस मैकाउली ने नए रूल्स बनाए, ताकि जो यहाँ पे रिवोल्ट 1857 हुआ था, अगर इंडिया में इसी तरह से लोग लिखते रहे इसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो यहाँ पे शायद ऐसे रिवोल्ट्स होते रहेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया, जो कि इरिश प्रेस लॉज के ऊपर ही बनाया गया था, क्योंकि जो आयरलैंड था वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का रूल था। वहाँ पे भी वो नहीं चाहते थे कि आयरलैंड के लोग ब्रिटिशर्स को वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करें, या वहाँ पे लोगों को यूनाइट करें इनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इसमें जो लोकल न्यूज़पेपर्स लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़ वगैरह मतलब छपाते थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बारे में इन्होंने सोचा था। तो बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे वर्नाक्युलर न्यूज़ के पेपर्स वगैरह के ऊपर कीन आई रखने की कोशिश की, लेकिन जो नेशनलिस्ट न्यूज़ पेपर्स थे ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी ज़्यादा छपने लगे। अगर हम बात करें 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरी जैसे कि रिपोर्ट किए, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी ज़्यादा
केसरी में अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखा। फाइनली उसको इम्प्रिजन किया गया 1908 में। इसी तरह से बहुत सारी किताबें, बहुत सारे जर्नल्स वगैरह में ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया गया और बहुत सारे ऑथर्स को उसके लिए सज़ा भी मिली। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंट है इसने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाई। अगर हम कह सकते हैं कि आम लोग भी आज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो इसी प्रिंट की वजह से। वरना इंसान अपने हाथों से कितनी किताबें लिख सकता था। अगर हम मुसलमान कुरान की बात करें तो हमारे हर एक घर में इस वक्त कुरान शरीफ मौजूद है। तो वो इसलिए मौजूद है क्योंकि जो प्रिंट है वो मल्टीपल कॉपीज एक साथ प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। अगर हम बात करें, अगर हम हाथों से ही कुरान शरीफ वगैरह लिखते तो बहुत सारे घर शायद आज भी महरूम होते, क्योंकि हाथों से लिखी हुई किताबें आज भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो इंशाल्लाह U3 का सिलेबस अभी ख़त्म हो गया। अभी इसके बाद हम इंशाल्लाह T2 का शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।